तो आज हम शुरुआत करेंगे पहली वीडियो के साथ, जो होगी कैरियर पाथ इन लॉ। मतलब हम अगर लॉ करते हैं तो हमारे पास भविष्य के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलएलबी करने के बाद एलएलबी कैसे किया जाएगा, कितने प्रकार का एलएलबी होता है, एलएलबी करने के बाद आप कैसे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर होते हैं, फिर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद आपके लिए सारे लीगल ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इसमें हम कैसे आगे मूव ऑन करेंगे लॉ की फील्ड में, इसके बारे में आज की वीडियो हमें बताएगी। थोड़ा हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा थोड़ा अलग तरीके से होगा। इसमें मैं स्टार्टिंग में आपके सामने आकर आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे दिया करूँगा, जिसमें लाइट्स ऑन रहेगी, मैं आपके सामने आऊँगा और वीडियो ऑन हो जाएगी। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा और हर एक स्लाइड्स को मैं स्क्रीन के सामने नहीं आऊँगा, पर आपको स्लाइड्स के माध्यम से पूरा एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। स्लाइड समझ लीजिए यहाँ पर चलती रहेगी स्क्रीन पर और मैं उसके पीछे से आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू। तो हम अब वीडियो शुरू करते हैं। कैरियर पाथ इन लॉ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लॉ। कैरियर पाथ इन लॉ समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि लॉ क्या है। तो लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर, इंश्योरिंग जस्टिस एंड ऑर्डर। तो कानून एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है, हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इसके 3 पिलर होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। हम इन तीनों टॉपिक्स को आगे वाले वीडियोस में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए आप ब्रीफ में इसको समझ लीजिए संक्षेप में कि लेजिस्लेचर का काम जो होता है कानून को बनाना, तो वो कौन सी बॉडी है हमारी, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पर बन जाता है हमारा लेजिस्लेचर, या फिर हम कह सकते हैं पार्लियामेंट। वहाँ पर कानून बनाया जाता है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं, यूपीएससी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन सभी का काम ये होता है कि कैसे लॉ को इन्फोर्स किया जाए। मतलब आप समझिए कि लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाया जाता है और एग्जीक्यूटिव द्वारा उसको इन्फोर्स में लाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आखिरी बॉडी हमारे पास आती है जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या काम होता है कि जो लॉ ऊपर लेजिस्लेचर द्वारा जो बनाया गया है उसको रिव्यू करना कि जो कानून बनाया गया है वो सही भी है या फिर नहीं है, क्या वो संविधान में दिए गए कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, whether it is following the principle established by our constitution। So यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो लॉ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लिए एक रूल्स बनाए गए कई प्रकार के, उनको बनाया जाना सबसे पहले। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा उनको एग्जीक्यूट कराया जाना या फिर इन्फोर्स में लाया जाना, ताकि हमारा बिहेवियर रेगुलेशन में रहे। आप समझिए कि इंसान और जानवर में फ़र्क बस एक ही चीज़ कर सकती है, वो है लॉ। क्योंकि हम लॉ फॉलो करते हैं इसीलिए हम जानवर नहीं हैं। अन्यथा इंसानों का जो व्यवहार होता है वह कई बार आप देखते हैं अमानवीय रूप का होता है। कई प्रकार के अपराध आपने देखे होंगे, उससे आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हमें लॉ क्या होता है। वाई डू वी नीड लॉ, हमें कानून की ज़रूरत क्यों है। मेंटेन्स ऑर्डर, मेंटेन्स ऑर्डर से मतलब हम ऑर्डर से मतलब ये समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है। जैसे आप समझिए कि हम सब यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे शहर में, किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी अप्रिय घटना, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं हो। तो आप ये इस चीज़ को समझ ही सकते हैं, बहुत इजी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा नहीं है कि मेंटेन्स ऑर्डर। लॉ क्या करता है, मेंटेन करता है ऑर्डर को। जो शहर में योजना बनी हुई है, जो भी एक ऑर्डर बना हुआ है, सिंपली शांति व्यवस्था बना के रखनी है हमें,
तो उसको मेंटेन कौन करता है? लॉ प्रोटेक्ट्स राइट। हमारे जो भी अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं? लॉ की हेल्प से। अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो क्या आप खुद जाकर ढूंढना चालू कर देते हैं चोर को? नहीं, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, क्योंकि लॉ द्वारा एक अथॉरिटी दी गई है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास पुलिस स्टेशन है। हमारा जैसे चोरी होता है बाइक, तो हम पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो वो हमारा राइट प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है। तीसरा, प्रमोट्स जस्टिस। लॉ जो है जस्टिस को प्रमोट करता है, मतलब न्याय का प्रमोशन किया जाता है लॉ के द्वारा। फैसिलिटेट्स ग्रोथ। हमारी ग्रोथ भी है वो लॉ के द्वारा ही होती है, ये भी आप समझ सकते हैं। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, सभी के जो इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करके रखता है। मतलब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर पैसों में लेकर बड़ा है या फिर किसी पोस्ट में बड़ा है और एक छोटा व्यक्ति भी है, तो अगर हमारे पास लॉ नहीं होगा तो ऐसे में उसका ऑपरेशन होगा, उसको दबाया जाएगा, उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं पर हम इम्बैलेंस हो जाएगा अगर लॉ नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो लॉ जो है हमारे इंटरेस्ट को भी बैलेंस करता है। तो हमें लॉयर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है? सबसे पहले 5 ईयर कोर्स होता है जिसे हम इंटीग्रेटेड एलएलबी बोलते हैं, और एक 3 ईयर एलएलबी होता है। तो 5 ईयर एलएलबी कौन कर सकते हैं? आप जैसे ही 12th पास करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, 2 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और ये 5 ईयर्स के होते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हो, बीए आर्ट्स से किया हो या फिर आपने मेडिकल से किया हो या फिर आपने साइंस या मैथ्स से किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, आप बीए या बीबीए एलएलबी अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। बीबीए एलएलबी मोस्टली वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है। तो पर इसके लिए हमारी एक लाइबिलिटी होती है कि हमें मिनिमम 45 to 50% 12th में चाहिए ही चाहिए, और ये वेरी कर सकता है, बदल सकता है अकॉर्डिंग टू कास्ट ऑफ अ स्टूडेंट और कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा हाई स्ट्रीम वाले कॉलेज में हमें पढ़ना है लॉ, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जैसे आईआईटी होती है इंजीनियरिंग के लिए, नीट होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। उसी प्रकार से हमारे पास होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वो अपना इंडिविजुअल टेस्ट भी कराते हैं। पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज का एडमिशन टेस्ट होता है, और कुछ 22 करीब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है मुझे जहाँ तक पता है, और यहाँ से जो लॉ करते हैं उनके लिए करियर ऑप्शंस और ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू अदर लॉ कॉलेजेस। ठीक है। इसके बाद जब आपने एलएलबी कर लिया 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप या तो 12th के बाद करिए या फिर आप 3 इयर्स का कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीएससी, बीए, बीबीए, किसी भी स्ट्रीम में आप करिए, और उसके बाद आप 3 ईयर एलएलबी भी कर सकते हैं। आफ्टर 12th भी है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। बस फ़ायदा ये रहता है कि ग्रेजुएशन वाले में हमें ग्रेजुएशन 3 साल करना होता है, उसके बाद एलएलबी भी 3 साल होता है। पर अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आपको ओनली 5 साल तक ही लॉ करना है, 1 साल का डायरेक्ट फ़ायदा होता है। एलएलबी और इंटीग्रेटेड एलएलबी और एलएलबी करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम एलएलएम भी करते हैं, मास्टर्स ऑफ लॉ, और मास्टर्स ऑफ लॉ करने के बाद हमारे पास और ऑप्शन होता है पीएचडी का। तो आप पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी पा लेते हैं और आप के नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। ठीक है। तो करियर पाथ्स इन लीगल प्रोफेशन, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं लॉ करने के बाद? लिटिगेशन मतलब वकालत, जुडिशरी मतलब जो जजेस जो होते हैं उनके एग्ज़ाम देके आप जज बनते हैं, गवर्नमेंट लीगल सर्विसेज होती हैं जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सरकारी वकील गवर्नमेंट की तरफ से जो केसेस लगते हैं, और एकेडमिशियन जैसे कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा और एक्सटेंसिवली विस्तृत में इसको डिस्कस किया है कि और क्या किया जा सकता है करियर पाथ इन लॉ में। तो सबसे पहले आप एडवोकेट बन सकते हैं और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को ट्रिब्यूनल्स में, जैसे कि
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या काम करता है, इसके बारे में ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है वो सॉरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करता है कि अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होती है, जैसे आप किंगफिशर का उदाहरण ले सकते हैं, वो एक बैंकरप्ट कंपनी है, इंसॉल्वेंट कंपनी है। तो अगर कंपनियां जब बैंकरप्ट होती है तो उनके अगेंस्ट में हम जाते हैं एनसीएलटी में। जिन भी लोगों ने उन कंपनी में पैसा लगाया होता है उनको रिकवरी दिलवाने के लिए एक एनसीएलटी करके हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, ट्रिब्यूनल है ये, डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी एक प्रकार का ऐसा ट्रिब्यूनल है जो रिकवरी करवाता है, पर यह बैंक्स के लिए है कि बैंक से अगर किसी ने लोन लिया है, अमाउंट जो होता है उसमें 20 लाख से 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर का अगर अमाउंट होता है तो डीआरटी में जाकर हम लोन की रिकवरी करवाते हैं। मोस्टली बैंक्स जो है इसका प्रयोग करती है। लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट मतलब जहाँ पर भी हमारे लेबर से रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे कि आपने कहीं जॉब ज्वाइन किया और आपको बिना नोटिस दिए टर्मिनेट कर दिया, या फिर आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देने के बाद भी आपको अपॉइंट नहीं किया गया, या फिर आपने प्रॉपरली अपना नोटिस पीरियड सर्व कर दिया उसके बाद भी आपको अलाउ नहीं किया गया, आपको आपका सैलरी नहीं पे किया गया जो प्रॉपर मिलना चाहिए था, तो ऐसे सारे केसेस लेबर कोर्ट में आते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आप समझ लीजिए कि कंज्यूमर से आप समझते होंगे कि उपभोक्ता, तो उपभोक्ता न्यायालय एक बहुत ही एफिशिएंट कोर्ट मेरे हिसाब से है। इसमें न्याय भी मिलता है और जो कंज्यूमर जो होता है, जो एक कंप्लेनेंट होता है, उसे भी संतुष्टि मिलती है इस कोर्ट में आके। हालांकि सभी कोर्ट न्याय करते हैं पर कंज्यूमर कोर्ट ट्रेंड में रहता ही है हमेशा। अगर आप समझ लीजिए, उदाहरण से समझ सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट कि आपने एक टीवी खरीदा और उसमें 1 साल का वारंटी था, पर टीवी जो है मात्र 1 सप्ताह में ही खराब हो गया है, तो ऐसे में आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उस कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, उससे लड़ेंगे और आखिर में जीतेंगे तो आपको जो भी कंपनसेशन है या फिर आपकी नई टीवी जो भी आपने रिलीफ मांगी, कोर्ट को जो सही लगता है, उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है जजमेंट, तो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, एडवोकेट के बाद दूसरा है लीगल एडवाइजर, प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू बिजनेस, एनजीओज और गवर्नमेंट्स। तो आप एनजीओज को और बिजनेसमैन को अपने लीगल एडवाइस दे सकते हैं। तीसरा जो है जज और मजिस्ट्रेट। तो जज और मजिस्ट्रेट जो होता है, इससे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी पड़ती है, इसके लिए जुडिशियल एग्ज़ाम हर स्टेट का अलग अलग होता है। कुछ स्टेट्स में हाई कोर्ट्स कंडक्ट करवाती हैं और कुछ स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो कंडक्ट करवाता है। इसमें 3 लेवल होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बाद में हम इस पर क्लियर अच्छा वीडियो लाएंगे जज और मजिस्ट्रेट बनने के लिए। चौथा जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर वो होता है कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर कोई सरकारी जो वकील होता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है कि आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो रास्ते में जा रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी, किसी भी प्रकार का उसको नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे में जो स्टेट ने जो एक शांति की व्यवस्था बना रखी थी कि शहर में शांति कायम रहेगी, पर जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक्ट किया तो इससे क्या हुआ कि शांति व्यवस्था बिगड़ गई है। मतलब स्टेट की ड्यूटी, मतलब स्टेट से मतलब आप समझिए कि जो हमारा राज्य ने जो कानून बनाया वो ये कानून ये है कि स्टेट में शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी, पर जैसे ही उस व्यक्ति ने, अपराधी ने एक अपराध करता है एक्यूज ने, तो उसने शांति व्यवस्था भंग करी, तो ऐसे में हमारी स्टेट की ड्यूटी होती है, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उसके अगेंस्ट में केस लड़ा जाए, उस अपराधी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो विक्टिम है, जिसे मारा गया है, उसकी तरफ से हमें लॉयर मिलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो अपराधी होता है एक्यूज, उसे खुद का वकील करना होता है। पर इसमें भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जिसमें अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसके पास कोई भी आर्थिक या फिर फाइनेंशियल हेल्प अवेलेबल नहीं है, तो उसे भी हम लीगल सर्विस फ्री में अवॉइड करते हैं। आप देखिए, मतलब एक अपराधी को भी हम लॉयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है टू प्रोवाइड
लीगल एड, बहुत सारे केसेस में इसको हेड किया गया है। केसेस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा आप उदाहरण देख सकते हैं कि अजमल कसाब को भी वकील प्रोवाइड किया गया था। पांचवा हमारे पास है कॉरपोरेट काउंसिल, हैंडल लीगल मैटर्स फॉर कॉरपोरेशन। तो इसमें हम ये समझते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके जो मैटर्स होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं, तो उनके पास भी मैटर्स आते हैं। जैसे चेक बाउंस का केस होता है, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है वो। और या फिर आप समझ लीजिए किसी कंपनी को कोई जगह खरीदनी है, तो वो वहाँ का टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट बनवाते हैं। व्हाट इज़ टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट? टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट मतलब कि उस ज़मीन पर कोई केस तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो आप कॉर्पोरेट काउंसिल भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला है एकेडमिशियन और रिसर्चर। इसके लिए आपको LLB तो करना ही होगा, साथ में आपको मास्टर्स ऑफ लॉ भी करना पड़ेगा। उसके बाद एक UGC होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का एक बॉडी है, और वो एक एग्ज़ाम कराता है UGC नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। और साथ ही आप उससे ऊपर अगर आप 3 लेवल होते हैं इसमें, PhD क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड और JRF क्वालिफाइड। PhD क्वालिफाइड होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कहलाते हैं उसमें, मतलब आप अपॉइंट तो हो सकते हैं किसी भी जगह पर अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हैं तो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा आपको एज मिलता है या फिर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। JRF में जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, उसमें आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाते हैं और उस पर आप रिसर्च करते हैं। आपको एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है, और आपका जो भी समय होता है 3, 5 या फिर जो एग्जैक्टली टाइम के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, पर 5 साल तक का PhD होता है। इस दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप अच्छी रैंक्स पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 50,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलता है आपको। हाँ, पर जब आप JRF कर रहे हैं तो आप किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते हैं, ये भी एक प्रोविज़न होता है। लीगल जर्नलिस्ट और राइटर, आप लीगल जर्नलिज्म कर सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है देखिए, CB, PFRD, IBPS, SO, एक एक को हम समझते हैं ब्रीफ में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर। ये गवर्नमेंट बॉडी है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर भी लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। A ग्रेड के ऑफिसर्स इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। सैलरी स्केल बहुत अच्छा होता है, 1.25 लाख से 1.5 लाख तक माना जाता है। जॉब लोकेशन इज़ इन बॉम्बे। एग्ज़ाम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आप तैयारी करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आपके लॉ ऑफिसर होते हैं। उसके बाद IBPS SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक। जो भी बैंक में ऑफिसर्स होते हैं लॉ ऑफिसर, उनके लिए IBPS एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जो कि अभी आने वाले अगस्त या सितंबर में होने वाली है। IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इट इज सिचुएटेड इन गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। और ADPO जो होता है हमारा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपॉइंट किया जाता है, और सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इमर्जिंग लीगल अपॉर्चुनिटी इन 21st सेंचुरी, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लीगल जर्नलिज्म कर सकते हैं आप, लीगल कंसिस्टेंट बन सकते हैं, लीगल टेक एंड AI इन लॉ। आप जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है, एक बेन भी है और एक बून भी है। तो उसमें भी आप अगर लॉ करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में AI से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। लीगल एनालिस्ट, साइबर लॉ, साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं आप जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट लॉ और स्पेस लॉ। स्पेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी स्पेस में किसी प्रकार का लॉ नहीं बनाया है। वहाँ पर इतना सारा जो हमारी सैटेलाइट्स जाती हैं, चाइना, रशिया, भारत, अमेरिका, ये सब भेजते हैं, पर उसके बाद क्या होता है कि हर सैटेलाइट सक्सेसफुल नहीं होती, और हो भी जाती है तो वो कुछ ना कुछ अपना कचरा
या फिर गार्बेज छोड़ती है, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है। वहाँ पर कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन से देश की कौन सी ज़मीन है, तो उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो स्पेस लॉ की भी हमें ज़रूरत है, हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है। तो लॉयर बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन। आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आपके पास डेली बेसिस पे इतने सारे केसेस आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग, और हर का आपको सॉल्यूशन देना होता है। नेगोशिएशन और एडवोकेसी होना चाहिए, एथिकल जजमेंट एंड इंटीग्रिटी भी आपके पास होना चाहिए। तो स्टेप्स टू बिल्ड योर लीगल करियर, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम LLB, BA LLB, BBA LLB जो भी करना चाहते हैं उसे करेंगे। फिर उसके बाद LLB होने के बाद आपकी LLB हो गई तो आप लॉयर बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके पास आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप जो आपका स्टेट है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, जो भी है, वहाँ की स्टेट बार काउंसिल में आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना होता है और उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है। वो जमा करने के बाद आप स्टेट में रजिस्टर हो जाते हैं टेम्पररी। फिर उसके बाद आपको 2 साल के भीतर, अलग अलग स्टेट का क्या टाइमिंग है अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश में 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और आप जैसे ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं परमानेंट। खैर आप स्टेट बार में रजिस्टर होने के बाद भी कर सकते हैं, पर वो टेम्पररी होता है। उसके बाद आप इंटर्नशिप करिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्जाम्स लाइक जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम, UPSC। अगर ये लॉ में हमारा कंटिन्यूस लर्निंग है, कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है लॉ में। डेली लॉज जैसे समय बदलता जा रहा है, अपराध का भी दायरा बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे हमें कंटिन्यूस लर्निंग इसमें है। फेमस सेलिब्रिटीज़ विद लॉ डिग्रीज, एमा वॉटसन, आप इनको जानते हैं, तो ट्वाइलाइट मूवी में थी हैं। जेराल्ड बटलर भी एक फेमस एक्टर है, इन्होंने लॉ किया है। और हमारे भारत में जो फेमस पर्सनालिटीज है जिन्होंने लॉ किया है, BR अम्बेडकर, हमारे भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट, नानी पालकीवाला, VR कृष्णा अय्यर, जुडिशियल एक्टिविज्म इन्होंने दिया था, इंदिरा जयसिंह, फली S नरीमन, सोनी स्वराब जी, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे। और ये कुछ टॉप लॉ फॉर्म्स हैं। आप जब लॉ कर लेते हैं तो फिर आप इन फॉर्म्स में अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म्स आपको हायर करती हैं। साहिल अमरचंद मंगल दास, शार्दुल अमरचंद मंगल दास, MNA, AZB एंड पार्टनर्स, ट्राई लीगल, खेतान एंड को, लूथरा एंड लूथरा, SNR एसोसिएट्स। तो ये बहुत नामी गिरामी कंपनियां हैं कॉरपोरेट सेक्टर में। अगर आप इसमें अपॉइंट होते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छे नंबर्स में होती है। ये हमारा भारत का संविधान है। The study of law is not merely a matter of learning rules, it's about understanding the principles that shape society. जस्टिस लीला सेठ जो है हमारे भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी और उनके द्वारा लाइन की गई। इसी के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। अगर किसी भी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पहली वीडियो है, तो आप इसको जितना हो सकता है अप्रिशिएट करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पॉइंट आउट करिए, और रिसोर्सेज समय के साथ हम इसमें बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन।